इकोनॉमिक्स अर्थ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का ये वीडियो कैपिटलिज्म पर है, पूंजीवाद पर। और इस वीडियो में हम पूंजीवाद की परिभाषा और पूंजीवाद की प्रमुख विशेषताओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक बात आपको ध्यान दिला दें कि अर्थशास्त्र में जब हम आर्थिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं, मॉडल्स को पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों के मन में ये बात होती है कि कठिन है, थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स की उपयोग ज़रूरत हमको पड़ रही है। और जब वो पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसी विषयों को पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि थोड़ा हम रिलैक्स वो महसूस करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। पूंजीवाद को या इसी तरह की समाज से संबंधित, इतिहास से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो अन्य विषय जिनको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, उनकी गहनता भी उतनी ही होती है और उतनी ही गंभीरता से हम पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ना भी चाहिए। तो इस पर जो वीडियो बनाने का मेरा मंतव्य था वो इस बात को आपको समझाना कि जो विषय या जिनको आप सरल समझ रहे हैं, वास्तव में उसको उस रूप में मत देखिए। उनकी गहराइयों तक आप जब जाएंगे, पूंजीवाद के इतिहास पर जो विचारक हैं उनके विचारों पर, वो दार्शनिक हो सकते हैं, समाज सुधारक हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अर्थशास्त्री हो सकते हैं, और बहुत से आप समझते हैं कि एक तरह से इतना गंभीर ये विषय है और पूरी अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व और पूरे समाज और राजनीति से ये संबंधित विषय है। इस नाते निश्चित तौर पर बहुत गंभीर विषय है और हमें उस गंभीरता तक जाना चाहिए। तो मेरा प्रयास या मैं आपको केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि इसको गंभीरता से लीजिए और एक एक बिंदु पर उनके सिद्धांतों, सामाजिक परिस्थितियों, राजनीतिक दशाओं और इसी तरह से अन्य जो मानवीय मूल्य हैं उन सबको देखते हुए हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए। विषय को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा आपसे मैं निवेदन करूंगा। रिटायर होने के बाद मुझे लगा कि मैं अब करूं क्या, और मुझे लगता था कि किस तरह से मैं समाज को या अपने विद्यार्थियों को अपने जो शिक्षण अनुभव का लाभ है वो पहुंचा सकूं। और वास्तव में जैसा कि आप, कई लोग ये सोचते हैं कि YouTube पर कोई आया है तो जाहिर है कि पैसा कमाने के लिए ही आया है। ये दृष्टिकोण मेरा बिल्कुल नहीं था और ना है। मैं ये चाहता था कि जो हमने कुछ सीखा है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, सिखा सकें, और अर्थशास्त्र जैसे विषय को ये महसूस करा सकें कि सरल विषय है, इतना कठिन नहीं है, हमें इसे भागना नहीं चाहिए और इसे गंभीरता से और अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। और इसीलिए हम बहुत उच्चतम स्तर तक जाने का प्रयास अभी नहीं कर रहे हैं और हम सरलतम रूप में एक MA लेवल तक जो स्तर है हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों का, उनके अनुरूप
हम चाहते हैं कि जितना हम, ये ज़रूरी नहीं कि हम सब कुछ आपको बता पा रहे हों, लेकिन जितना मुझे आता है, जितना मैं सीख पाता हूँ, सब कुछ आपके समक्ष जितने सरलतम रूप में प्रस्तुत कर सकता हूँ वो करता हूँ। देखता हूँ कि कई ट्यूब आई चैनल्स को मैं देखता हूँ तो उनके जो व्यूज हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, और मुझे लगता है उनके वीडियोज़ भी मैं देखता हूँ और मुझे लगता है कि मेरे वीडियोज़ उनसे अलग हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि विद्यार्थियों के स्तर का, उनके लिए जो स्तर उनका है उस हिसाब से मैं या मेरे वीडियोज़ अच्छे होंगे, लोगों को अच्छे लगते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत कम लोगों तक ही पहुंच पा रहे हैं। ज़्यादा लोगों तक पहुँचे तो हमारा ये प्रयास जो है सार्थक हो, अधिकांश लोग पढ़ सकें। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगते हों तो यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि ज्ञान को कहते हैं ना कि बांटने से बढ़ता है। तो ये अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हों तो अपने मित्रों को बताइए और ग्रुप में बैठिए, वीडियो सब लोग पढ़िए, एक दूसरे से डिस्कस करिए। और जब ऐसा करेंगे तो आप में और ऊर्जा आएगी और पढ़ने की शक्ति आएगी और काफ़ी दृढ़ता से, विश्वास के साथ आप किसी विषय पर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और उसे जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी वहाँ पर आप उसे प्रदर्शित कर सकेंगे। एक बात और, बार बार लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर आपसे बात करनी है। तो जाहिर है कि इतने लोगों से बात नहीं की जा सकती फ़ोन पर। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप कमेंट्स में लिख दें आपकी जो समस्याएं हैं तो समय मिलने पर मैं उसका उत्तर आपको दे सकता हूँ। दूसरी बात यह है कि देखिए, अब तक मैंने अभी जल्दी ही चैनल शुरू किया था, 1 साल हो गया करीब, और करीब 185 वीडियोज अब तक हैं और अर्थशास्त्र के विविध विषयों पर हैं, अर्थात सबके कोर्स के हैं, BA1 से लेके MA तक के, और UGC नेट और UPSC की जो तैयारियां कर रहे हैं उनके भी मतलब के वीडियो जिसमें हैं। लेकिन खोजने में आपको परेशानी हो रही थी, होती है, और मैं कम से कम वीडियो बनाने में, इसे डालने में, प्लेलिस्ट बनाने में ये सब अनुभव मुझे था नहीं, न है अभी भी ज़्यादा। किसी तरह से वीडियो आपको मैं डाल देता हूँ। तो ऐसी कई चीज़ें हैं, उसको बड़ा अट्रैक्टिव बना पाना या ऐसा कुछ भी नहीं करते हों। सहजतम जैसे क्लास में हम पढ़ाते थे वैसे वीडियो आपको हम बना के भेज देते हैं। आज मैंने थोड़ा प्रयास किया, मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं रही थी, वो कहीं त्रुटि थी जो पब्लिक नहीं हो पा रही थी। आज मुझे पता वो चला और मैंने आज सारी वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बना दी है। तो अब आपको ये आसान होगा कि जिस विषय पर आप पढ़ना चाहते हैं प्लेलिस्ट पर जाइए, उस विषय पर आइए। जैसे पब्लिक फाइनेंस पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़नी है, ट्रेड साइकिल पढ़नी है, या इनकम ये डिटर्मिनेशन है वैल्यूज के, या डिमांड सप्लाई हैं, या जितने भी हैं, वेज हैं, लगाने हैं, इस तरह से। तो करीब करीब जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, जैसे BA पार्ट 1 में करीब करीब सब जगह है, और MA फाइनल में ऐसे, या प्रीवियस में जहाँ जैसा यूनिवर्सिटी कोर्स है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स कोर्स में होता है। और हमने MA स्तर तक उन चैप्टर्स को डाले हैं। जो BA स्तर के हैं वो BA वाले पढ़ लें और MA वाले सब पढ़ें, क्योंकि उनको तो सबकी ज़रूरत है। तो अब आपको आसान होगा कि प्लेलिस्ट पर जाइए और जिस चैप्टर को पढ़ना है उस पर आप खोलिए उसको, और उसमें जो चैप्टर आपको पढ़ने, जो थ्योरी आपको पढ़नी है देख लें, और संभवतः आपको वहाँ मिल जाएगी और उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और मेरे बारे में तमाम लोग पूछते हैं तो उसके लिए आप चैनल पर ही देखिए, अबाउट वाले में जाइए और मेरे एक संक्षिप्त आपका परिचय आपको वहाँ मिल जाएगा। तो निवेदन आपसे ये होगा कि आप मेरी पूरी वीडियो को देखिए, और पूरी वीडियो देखने का मतलब ये हुआ कि जो आपके कोर्स का नहीं है, आपके लिए अभी उपयोगी नहीं है,
और समय के अनुरूप उसे आगे पीछे पढ़िएगा, लेकिन जितने आपके मतलब के हैं वो प्लेलिस्ट पर जाके सारे वीडियोज को आप देख लें और पढ़ने का प्रयास करें। निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित होंगे। और ऐसे आप पढ़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो वीडियोज हम डालते हैं उस दिन दिखाई पड़ता, आपको पढ़ लेते हैं या नहीं भी पढ़ते हैं और फिर खोजते नहीं। लेकिन कई लोगों ने कहा सर इस पे वीडियो बना दीजिए, इस पे वीडियो बना दीजिए। मैंने बताया कि भाई ये तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर बहुत पहले से ये वीडियो बना पड़ा हुआ, देख लें आप उसको। तो ये कर सकते हैं आप, प्लेलिस्ट पर जाके जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से देख लें। ये काम आप करेंगे। हम आते हैं विषय पर, पूंजीवाद। और क्योंकि छोटा सा टॉपिक लिया है लेकिन थोड़ा समय हमारी बात करने में निकल गया है, इसलिए हमारे पास मुश्किल से 25 मिनट बचे हैं। 25 मिनट में हम जो कर पाएंगे वो करते हैं। पूंजीवाद का विकास या पूंजीवाद क्या है, तो ये जानने के पहले हमको ये ज़रूरत होगी कि उन परिस्थितियों को हम देख लें जब ये पूंजीवाद का विचार विश्व में आया। जो विद्वानों ने इस पर एक तरह से इस व्यवस्था को बारे में एक तरह से कहिए अनुसंधान किया, उपयोग किया, प्रयोग किया। और ये पश्चिम देशों को उपज है और यूरोप के देशों को मुख्य तौर पर ब्रिटेन उसमें आते हैं और साथ में फ्रांस, जर्मनी, इटली जो वहाँ के देश हैं, पुर्तगाल, ये सब देश हैं। तो जो भी देश हैं और इन देशों के जो करीब ये जैसे हम लोग जानते हैं कि 1760 के आसपास औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में आई। और औद्योगिक क्रांति का मतलब यही हुआ कि पहले हम वहाँ लघु और कुटीर उद्योगों के माध्यम से सारी जो औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करते थे और फिर धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने आविष्कार किया, मशीनें आई तमाम तरह के और टेक्नोलॉजी आई और कुछ ऐसा हुआ कि मशीनों का उपयोग होने लगा। और इस तरह से एक तरह से जब मशीनें आईं तो उत्पादन में और उत्पादन की जो प्रक्रिया थी उसमें विधि में एकाएक जो है क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। और जब उत्पादन बढ़ा तो इस उत्पादन को बेचने के लिए समस्या हुई और उसको बेच के अधिक से अधिक लाभ कमाने की समस्या हुई। वैसी स्थिति में उसके पहले भी ये काम शुरू हो गया था और आपने देखा कि जो साम्राज्यवाद की स्थितियाँ थी, औपनिवेशिकवाद जो था जिसमें हम कॉलोनियों में विभिन्न देशों में वो व्यापार करते थे और उसके माध्यम से धन कमाते थे। तो और उसी समय आप अगर अरसास के उदय या जनक एडम स्मिथ की बात करें तो 1776 में उनकी सुप्रसिद्ध पुस्तक आई थी वेल्थ ऑफ नेशंस, संक्षेप में। तो जिसका मतलब था कि राष्ट्रों के धन का विकास कैसे हो और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो पढ़ानी थी अर्थशास्त्र में। तो ध्येय क्या था, राष्ट्रीय के धन में वृद्धि हो और राष्ट्रीय के धन में वृद्धि होने के लिए व्यापार होना था और व्यापार विश्व के में फैल जाना था इस प्रकार से कि वस्तुओं का उत्पादन करके और उससे अधिक लाभ कमा के और इन देशों में जो धन को अर्जित करके और इसको बढ़ाया जाए। तो इसी प्रक्रिया में आप कह सकते साथ साथ हुआ या पूंजीवाद की सोच पहले आई और फिर इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हुई। तो जो एक तरह से जो तत्कालीन पूंजीवाद के संदर्भ में जो विचार थे वही आर्थिक सिद्धांतों के संदर्भ में भी लागू किए गए और जो क्लासिकल अर्थशास्त्र एडम स्मिथ है, पिगू, जे.एस. मिल है, जे.बी. से हैं, इन सब की समय में जो विचार आए वो उसकी जो पृष्ठभूमि थी वही पृष्ठभूमि अर्थशास्त्र की भी है और वही जो पूंजीवाद की भी है। और जो पृष्ठभूमि थी उसमें हमने देखा है कि कहा गया कि व्यक्ति जो है वो रेशनल होता है, तार्किक होता है, विवेकशील होता है और व्यक्ति में स्वहित की भावना होती है, सेल्फ इंटरेस्ट की, और वो स्वार्थी होता है और अपने स्वार्थ के लिए ही वो विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है जिससे उसके अपने हित सधें। फिर आपने देखा था कि उत्पादन में व्यापार में जो स्वतंत्रता है, कहीं पर कोई हस्तक्षेप नहीं है और ये इसलिए किया था कि हर व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से जो काम करना चाहे करे, जो उत्पादन, विनिमय, वितरण संबंधी जितने भी कार्य सब में स्वतंत्र हैं, किसी तरह का कहीं कोई प्रतिबंध नहीं था।
और ये माना गया था कि सभी लोगों को अर्थव्यवस्था का ज्ञान है, चाहे वो उत्पादक हो चाहे वो उपभोक्ता हो, सारे व्यक्ति को जो है बाजार का पूर्ण ज्ञान है। साधनों की पूर्ण गतिशीलता है, जहाँ कोई जाना चाहे वहाँ पहुँच सकता है, साधनों को ले जा सकता है, बेच सकता है, खरीद सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, कंज्यूमर सॉवरेंटी की बात की गई थी कि उपभोक्ता संप्रभु है, जिन वस्तुओं का उपभोग करना चाहेगा उनकी वो मांग करेगा और उत्पादक उन्हीं वस्तुओं को बनाएगा। तो इस तरह से एक तरह से अर्थव्यवस्था जो है वो उपभोक्ताओं पर केंद्रित होती थी और उत्पादक का जो काम था वो वस्तुओं को बेचना था और अपने लाभ को अधिकतम करना था। और इन सारी प्रक्रिया में कहीं कोई अवरोध नहीं था और ये सारी क्रियाएं जो है मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से होती थी, जहाँ पर उपभोक्ताएं अपने प्रेफरेंस को व्यक्त करते थे और ये बताते कि इस मूल्य पर इतनी वस्तुएं हमें चाहिए। तदनुरूप जो उत्पादक जो है उस वस्तुओं को उत्पादित करता था और वस्तुओं को उत्पादित करने और वस्तुओं का मांग में दोनों में आपने देखा था कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियों की कल्पना की गई थी। अर्थात बाजार में ग्राहक और उत्पादक बहुत अधिक हैं, आपस में प्रतियोगिता करते हैं और प्रतियोगिता के आधार पर मूल्य निर्धारित होता है और उपभोक्ताओं की ओर से भी इसी तरह प्रतियोगिता होती है वस्तुओं को प्राप्त करने की और उत्पादकों की ओर से बनाने की। तो ये सारी जो पृष्ठभूमि थी, बाजार की व्यवस्था है, बाजार यंत्र काम करता है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थितियां हैं, उपभोक्ता उत्पादक सब विवेकशील हैं, सब अपने अपने हितों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं, बाजार में किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये जो भी है, इन सब स्थितियों, इसी पृष्ठभूमि में पूंजीवाद का विकास हुआ। और जो पूंजीवाद का विकास हुआ तो उस संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि पूंजीवाद की परिभाषा क्या है। और पूंजीवाद की परिभाषाएं मैंने इस वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में 2-4 परिभाषाएं डाल दूँगा और जिसपे पूंजीवाद के सारे गुण, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। संक्षेप में हम केवल कंटेंट बता दे रहे हैं, परिभाषा वहाँ से पढ़ लेंगे आप। और इस रूप में जैसे अगर एक परिभाषा मैं पढ़ दूँ आपके समक्ष, ये पीगू की परिभाषा है कि हिंदी में ही बता रहा हूँ। पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। एक ऐसी प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का जो अधिकार है साधनों पर या उनके उपभोग का जो अधिकार है वो एक कुछ वर्गों के, कुछ लोगों के पास होता है और इन साधनों का संचालन इन व्यक्तियों द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि इनकी सहायता से जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पन्न हों उनके द्वारा लाभ कमाया जा सके। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। तो अन्य परिभाषाओं को हम पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें हम इतना बता दें कि पूंजीवाद में एक तो उत्पादन के जो साधन हैं उन साधनों पर कुछ लोगों का स्वामित्व होता है। ये शासी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है और पूंजीपति वर्ग ही इन साधनों को खरीद सकता है क्योंकि पूंजी की जरूरत पड़ेगी, इस नाते इन पर अधिकार होता है और इन साधनों पर वो श्रमिकों को लगा कर उत्पादन कार्य करते हैं। जो वस्तुएं बनती हैं उनको बेच के वो आय प्राप्त करते हैं और ये इनका जो आप कह सकते हैं लाभ होता है। लाभ में श्रमिकों का कोई अंश नहीं होता, श्रमिकों को केवल उनके कार्य करने के बदले में मजदूरी दी जाती है। और अगर आप ध्यान दें, क्योंकि लाभ को अधिकतम करना है इसलिए श्रमिकों की मजदूरियाँ भी उस पूंजीवादी व्यवस्था में कम देने का प्रयास किया जाता था। और अगर मजदूरी को सिद्धांतों को आप पढ़ें, एडम स्मिथ के, पीगू के विचार, उस तरह से मिल के विचार, रिकार्डो के विचार, तो आपको पाएंगे कि वहाँ पर मजदूरी को कम से कम एक जीवन स्तर पर या मिनिमम इस रूप में बात की जाती थी, जिसका मतलब है कि लाभ को अधिकतम किया जाए। तो मुख्य उद्देश्य जो है लाभ को अधिकतम करना था और लाभ जब अधिकतम होगा तो कहा जाता था कि वो पूंजी का संचयन होगा। उद्योगपतियों के पास, शासियों के पास और पूंजी आएगी और पूंजी जितनी ही आएगी उत्पादन प्रक्रिया में लगाएंगे और अधिक लाभ प्राप्त करेंगे और इससे जो है वस्तुएं और उत्पादित होंगी और उनको बेच के चाहे अपने देश में चाहे दूसरे देश में अधिक से अधिक लाभ या अधिक से अधिक धन अर्जित किया जाए। ये पूंजीवाद का लक्ष्य होता था और इसी पर सारी हमारी परिभाषाएं केंद्रित हैं। और जो कुछ भी इन परिभाषाओं में है आप वहाँ से पढ़ेंगे। और अब हम सीधे आ जाते हैं पूंजीवाद की विशेषताओं पर और पूंजीवाद की विशेषताओं को भी संक्षेप ही बता पाएंगे।
और वो इस रूप में कि पूंजीवाद की जो सबसे पहली विशेषता है, आप कह सकते हैं इस रूप में कि एक तरह से अपरिहार्य है और उसी के कारण ही पूंजीवाद का डेवलपमेंट हुआ है, वो है निजी संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार। तो ये है राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। निजी संपत्तियों के स्वामित्व का अधिकार, जिसका मतलब हुआ कि जो हमारी कानूनी व्यवस्था है उसमें संपत्ति को प्राप्त करने का, संपत्ति को अपने पास रखने का, संपत्ति को हस्तांतरित करने का, ये सब अधिकार पूंजीवाद में व्यक्तियों को प्राप्त है। और यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास संपत्ति है तो उसके मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों को ये संपत्तियाँ मिलने की भी व्यवस्था हो, अधिकार हो, उनको प्राप्त हो। तो अगर ऐसा हो तो व्यक्ति जो है वो धन को कमाने का या प्राप्त करने का जी तोड़ मेहनत करके प्रयास करेगा, सारे वो काम करेगा जिससे अधिक से अधिक संपत्ति वो अर्जित करे। और वह ऐसा तभी करेगा जब संपत्ति का स्वामित्व का अधिकार उसे प्राप्त हो और उसमें किसी तरह का कोई बाधा न हो, कोई जोखिम न हो। और इस रूप में पूंजीवाद की ये पहली विशेषता है कि उसमें संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है और हर कानून में ऐसी व्यवस्था है और एकदम सुपरिभाषित कानून है जिसमें किसी तरह का कोई भ्रम नहीं है। जो कमाएगा उसको संपत्ति बनाने का, उसको संपत्ति को खर्च करने का, उसको भोग करने का, उसको अपने अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करने का सारे अधिकार संपत्ति के प्राप्त होते हैं पूंजीवाद में। तो ये उसकी आप कह सकते हैं कि सबसे जो है मौलिक विशेषता है और एक तरह से आधार स्तंभ है पूंजीवाद के लिए। क्योंकि अगर स्वामित्व संपत्तियों पर उनको नहीं मिलेगा तो पूंजीवाद का जो मूल लक्ष्य है कि अधिक से अधिक धन प्राप्त करना, राष्ट्रों के धन में अभिवृद्धि करना, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और इसलिए ये पहली उसकी विशेषता है। इसके बाद दूसरा है, जैसे अभी हमने परिभाषा में ही कहा कि ओनरशिप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के जो साधन हैं उनका जो स्वामित्व है ये पूंजीपति वर्ग के पास होता है। अर्थात उत्पादन के जितने साधन हैं उनका स्वामित्व, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो पूंजी हो, इस तरह से यहाँ तक कि श्रमिक भी, ये सब स्वामित्व उनके पास है। अर्थात उत्पादन में जितने साधन लगेंगे, कच्चे माल, मशीनरी और इस पर और ये सबको हम एक तरह से पूंजी कह रहे हैं, ये सब का स्वामित्व थोड़े लोगों के पास है जिनके पास पूंजी है, जिनके पास दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि उत्पादन करने की क्षमता है। उनको हम साहसी कह लें, उनको हम पूंजीपति कह लें, उद्योगपति कह लें, ये इनके पास ये स्वामित्व होता है। और इन्हीं उत्पादन के साधनों से वो उत्पादन का कार्य करते हैं। इन उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों को लगाते हैं और श्रमिक और उत्पादन के अन्य सभी साधनों के सहयोग से उत्पादन होता है। उस उत्पादन को वो बेचते हैं और बेच करके आय अर्जित करते हैं। श्रमिकों, यद्यपि श्रमिक का जो मानवीय पूंजी के रूप में योगदान उसका है, तो मनुष्य के रूप में लगता है साहसी और मनुष्य के रूप में श्रमिक भी लगता है। साहसी को उत्पादन के साधनों के कारण जो उत्पादन होता है उसका अतिरिक्त लाभ मिलता है, लेकिन श्रमिकों को पूंजीवादी व्यवस्था में कुछ नहीं मिलता लाभ में से, यद्यपि उसका योगदान उसमें होता है। तो यहाँ हम कहते हैं कि वो उनके काम के बदले जिस किसी भी सिद्धांत के आधार पर निर्धारित तो मजदूरी दी जाती है, लेकिन लाभ में उनका कोई अंश नहीं होता। तो उत्पादन के उत्पादन के जो सभी साधन हैं उन साधनों पर पूंजीपतियों या धनी वर्ग का अधिकार होता है और जिसके माध्यम से वो लाभ का अर्जन करते हैं। तो
ये हुआ कि स्वामित्व का अधिकार उनको पूंजी उस पर निजी संपत्तियों पर, और निजी संपत्ति इसी उत्पादन प्रक्रिया के आधार पर जो लाभ प्राप्त होगा उनको, इन्हीं लाभों को फिर वो पूंजी परिसंपत्तियों के रूप में रखते हैं। तो एक तरह से समस्त उत्पादन के साधनों पर भी इन्हीं का अधिकार होता है, और इन्हीं समस्त साधनों के माध्यम से फिर वो लाभ प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार से निरंतर पूंजी में अपने अभिवृद्धि करते हैं, संपत्तियों में अभिवृद्धि करते हैं। ये उसकी दूसरी विशेषता के रूप में हम लोग जानते हैं। और अब अगर ऐसा हो तो तीसरी विशेषता यहीं फिर बताई जा सकती है, एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल। पूंजीवाद में पूंजी का संचय किया जाता है, अर्थात पूंजी में अभिवृद्धि करना पूंजीवाद का लक्ष्य है। क्योंकि हमने देखा है कि इसी पूंजी से उत्पादन के साधनों का वो स्वामित्व प्राप्त करेगा, या उत्पादन के विभिन्न साधनों को वो खरीदेगा, और जिसको माध्यम से वो उत्पादन करेगा और उत्पादन पर फिर लाभ प्राप्त करेगा, और लाभ जब प्राप्त होगा तो यही लाभ फिर उसकी पूंजी के रूप में परिवर्तित होगी, और इस प्रक्रिया में निरंतर पूंजी का संचय होता जाएगा। और जितना ही पूंजी का संचय किसी देश में होगा, क्योंकि इसी पूंजी के माध्यम से ही उत्पादन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, इसलिए पूंजीवाद में पूंजी के संचय पर जोर होता है, और इस पूंजी को संचय करने की प्रक्रिया में जो प्रॉफिट है, ये जो है उसका प्रमुख अस्त्र होता है। और इस रूप में पूंजीवाद में पूंजी का संचय होगा। और पूंजीवाद की जो और विशेषताएं हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं कि पूंजीवाद में फ्री मार्केट इकोनॉमी होती है, अर्थव्यवस्था पूर्णतः स्वतंत्र होती है। क्योंकि पूंजीवाद का ये मानना है, जैसा कि हम लोग पीछे देख चुके हैं, कि जो अवधारणाएं हैं कि हर व्यक्ति विवेकशील है, हर व्यक्ति अपने हित को अधिकतम करना चाहता है, और ऐसा करने में पूर्णतः समर्थ है, कहीं पर इसको कोई प्रतिबंध नहीं है, सारी चीज़ें जो हैं मुफ्त हैं। तो ऐसी स्थिति में बाजार अगर स्वतंत्र है और कहीं से किसी व्यक्ति पर कोई अवरोध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, हस्तक्षेप नहीं है उसके क्रियाकलापों में, और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हित को अधिकतम करने का अगर प्रयास करता है, तो ये माना जा सकता है, और पूंजीवाद इस बात को स्वीकार करता है कि ऐसी स्थिति में धन में वृद्धि होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी, और देश तेज़ी से, अर्थव्यवस्था जो है तेज़ी से आगे विकसित होगी। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था की एक आप कह सकते हैं कि आधारभूत विशेषता है कि उसमें बाजार पूर्णतः स्वतंत्र होती है, कहीं पर किसी तरह का कोई अवरोध नहीं होता है, और कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है इन आर्थिक क्रियाओं में, और ये पूंजीवाद के लिए आवश्यक है। तो एक तो ये हो गया। और जब ऐसा होगा कि कहीं अवरोध नहीं होगा, सारे व्यक्ति अपने अपने हितों का अधिकतम करेंगे और ऐसा करने में सक्षम हैं, तो ये माना जाएगा, और इसी तरह की साधनों को वहाँ लगाएगा जो उसके सर्वोत्तम उपयोग में लगेंगे। तो साधनों का जो एलोकेशन होगा, विनिधान होगा, वो आवंटन होगा, वो अपने सर्वश्रेष्ठ उपयोग में लगाए जाएंगे, इस नाते उत्पादन अधिकतम होगा। तो इस रूप में स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था के पूंजीवाद की एक विशेषता है। और इसी प्रकार से पूंजीवाद की एक और जो और विशेषता है, वो विशेषता है बाजार यंत्र प्रणाली, या जिसको हम मार्केट मैकेनिज्म कहते हैं, या जिसको प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। अर्थात जो भी अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाएं हैं वो बाजार यंत्र के माध्यम से संचालित होती हैं। और बाजार यंत्र पर मैं आपको ध्यान दिला दूं कि एक वीडियो पीछे पड़ा हुआ मेरे इसी चैनल पर, आप वहां से पढ़ सकते हैं पूरा वीडियो बाजार यंत्र पर, कि उसका क्रियाशीलन कैसे होता है। यहाँ हम आपको इतना उल्लेख कर दें कि बाजार यंत्र का मतलब होता है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता हैं, दोनों पूर्णतः बाजार का पूरा ज्ञान उनको है, दोनों विवेकशील हैं, सब अपने अपने हितों को अधिकतम करते हैं। क्रेता अपने अधिमानता को व्यक्त करता है, जिसका मतलब होता है कि वो बताता है कि हमको ये वस्तु चाहिए और इतने मूल्य पर चाहिए। उत्पादक उसको बनाने का प्रयास करता है, आपस में प्रतियोगिताएं होती हैं, और जो सबसे सस्ता और सबसे अच्छा बना पाता है उसकी वस्तुएं बाजार में बिकती हैं। तो इस स्थिति में कहा गया कि जब बाजार में इस तरह का
मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से कीमतों और मांग और पूर्ति का निर्धारण होगा, तो ये भी सर्वोत्तम होगा। उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तु मिलेगी, सबसे बेटर अच्छी वस्तु मिलेगी। उत्पादकों में जो प्रतियोगिता होगी तो वही टिक पाएगा जो सबसे अच्छी बनाएगा, सबसे सस्ती बनाएगा। और इस प्रकार से बाजार व्यवस्था में, पूंजीवादी व्यवस्था में जो उत्पादन होगा वो एक तरह से अनुकूलतम और सर्वोत्तम होगा। तो ये ऐसा इस मार्केट मैकेनिज्म के माध्यम से होगा, और मार्केट मैकेनिज्म में किसी तरह का कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा, या होगा तो बहुत मिनिमम होगा। तो इस दृष्टि से एक व्यवस्था उसके ये मार्केट मैकेनिज्म की है। और एक और जो विशेषता है पूंजी की बात की, वो है कंपटीशन, जिसका उल्लेख हम बार बार करते जा रहे हैं। कंपटीशन का मतलब है कि विभिन्न उत्पादक आपस में प्रतियोगिता करते हैं, विभिन्न जो उपभोक्ता हैं वस्तु को पाने के लिए वो भी प्रतियोगिता करते हैं, और इस प्रतियोगिता में उत्पादकों को जो अधिकतम मूल्य उपभोक्ता दे सकता है वो मिलता है, उपभोक्ताओं को जो वस्तु का न्यूनतम मूल्य है वो देना पड़ता है, और इसलिए दोनों वर्गों को इस प्रतियोगिता में फ़ायदा होता है। और इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता जो है उसमें, जहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में पाई जाती है वहाँ पर, और जब हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं तो पूर्ण प्रतियोगिता की जितनी विशेषताएं हैं वो सब इसमें सम्मिलित हो जाती हैं, और उस रूप में पूंजीवाद की ये एक प्रमुख विशेषता के रूप में इसे हम स्वीकार कर सकते हैं। एक और कहा जाता है कि परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, बाजार के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है। इस मान्यता पर ये पूंजीवाद आधारित है, और उसको दृष्टि में देखते हुए ही हम ये सारी बातें आपके समक्ष रख रहे हैं। यहाँ पर एक और चीज़ महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा था कि पूंजीवाद में जो गवर्नमेंट का रोल होता है आर्थिक क्रियाओं में वो न्यूनतम होता है, अर्थात कहा जाता है कि जितनी कम से कम हस्तक्षेप है वो हो। तो जब हम वहाँ कह रहे थे कि बाजारी व्यवस्था जो पूर्णतः जो है स्वतंत्र है, तो वैसे उसका अर्थ यही था कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं है या कम से कम है, या वही आवश्यक है जो न्यूनतम क्षेत्र उनका है, जिसमें हम देश को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखने के संदर्भ में हो, या प्रशासन या आंतरिक कानून व्यवस्था या न्याय से संबंधित हो, तो जितना कम से कम हस्तक्षेप करेगी वो करेगी, और शेष काम जो है वो सब निजी क्षेत्र में होते हैं। और ये पूंजीवाद की एक अलग विशेषता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। और एक बात फिर हम आपको बता दें कि पूंजीवाद, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक ऐसा ही प्रणाली है, व्यवस्था है, जिसका संबंध राजनीति से भी है, जिसका संबंध समाजशास्त्र से भी है, जिसका संबंध आर्थिक व्यवस्था से है, और एक ऐतिहासिक क्रम के रूप में भी सारी जो जुड़े हुए हैं। तो अर्थव्यवस्था, ये जो पूंजीवाद है वो एक ऐसा सिस्टम है जो मनुष्य, समाज, राजनीति, इन सब से जुड़ा हुआ है, और हर विषय में जब व्यक्ति इसको पढ़ता है तो अपने विषय पर वो ज़्यादा जोर देता है। जैसे हम लोग आर्थिक पहलू पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरे पहलुओं पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो जैसे जब हम ये कहते हैं कि स्वामित्व जो है वो कुछ थोड़े हाथों में होता है, पूंजीपति उद्योगपतियों के हाथ में होता है, लाभ भी वही कमाते हैं, पूंजी का संचय भी वही करते हैं, वही उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते भी हैं और आर्थिक विकास होता है, तो समाज के एक बड़े वर्ग को हम इसमें छोड़ देते हैं। अर्थात एक छोटा वर्ग लाभान्वित होता है, एक बड़ा वर्ग जो है वो लाभान्वित इस दृष्टि से होता है कि आर्थिक विकास होता है, लेकिन वो हाशियों पर होता है, कम से कम उसे मजदूरी मिलती है, पारिश्रमिक मिलता है। और इस रूप में कहा जाता है कि पूंजीवाद की एक और जो विशेषता है वो ये है कि वो धन की असमानता में वो वृद्धि कर देता है। तो इस रूप में, और जब धन की असमानता में वृद्धि करता है तो कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। अगर आप कार्ल मार्क्स को पढ़ें या उसके विचारों को ध्यान में दें, और कार्ल मार्क्स पर 2 वीडियो मेरे इसी उस पर हैं, आप
आसानी से वहाँ से पढ़ सकते हैं और बड़े सरलतम रूप में उसे समझ सकते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि पूंजीवाद की एक अंतिम परिणति जो हो सकती है, होती है, वो कई बार वर्ग संघर्ष के रूप में उभर के सामने आती है। समाज में एक तरह से विद्रोहात्मक स्थितियाँ हो जाती हैं, आय के वितरण में असमानताएँ हो जाती हैं। तो इस तरह की स्थितियाँ भी हो सकती हैं। ये अलग बात है कि इसके परिणाम आए और कई देशों में दूसरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं साम्यवादी के रूप में उभरी। चीन और रूस हमारे उदाहरण हैं, या अगल बगल के और तमाम देश। लेकिन अब पाया ये गया कि उसको हमने कवर किया, और जो विकृतियां या जो जिन पूंजीवादी स्थितियों के कारण ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई थी, उनको सरकार ने कंट्रोल करने का प्रयास किया और एक तरह से नियंत्रित किया, और वो कम हुई। तो इस रूप में जो हम कह रहे थे कि स्वामित्व का अधिकार श्रमिकों को नहीं होता है, उनको कम मजदूरी दी जाती है, उनका शोषण होता है, आय की असमानताओं में वृद्धि होती है, और एक तरह से वर्ग संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये है। और एक पूंजीवादी व्यवस्था में, क्योंकि कोई केंद्रीकृत व्यवस्था नहीं है पूरे देश के संदर्भ में, हर इंडिविजुअल अलग अलग निर्णय लेता है, और इस नाते हो सकता है कि पूरे समाज पर जो उसका असर पड़े वो वैसा न हो जैसा होना चाहिए था। धन के साधनों में वृद्धि हो रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं माल एडजस्टमेंट हो सकते हैं, कुछ समायोजन हो सकते हैं, जिनके कारण अर्थव्यवस्थाओं पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और उन बुरे प्रभावों को अर्थशास्त्र में हम ट्रेड साइकिल या चक्रीय उच्चावचन के रूप में देखते हैं, पढ़ते हैं। तो पूंजीवाद की एक विशेषता मानी जाती है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में पूंजीवाद के अंतर की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं में समयोपरि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो जिसको हम ट्रेड साइकिल या व्यापार चक्र का नाम देते हैं। तो व्यापार चक्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है, और जिसमें विकास को एक आप कह सकते हैं सस्टेन्ड या एक स्थिर दर पर कायम रख पाना कठिन होता है, और उसमें उतार चढ़ाव की स्थितियाँ दिखाई पड़ती हमको। तो ये भी पूंजीवाद की एक अलग विशेषता के रूप में हम इसको देखते हैं। तो ट्रेड साइकिल आ गई, और तो जितनी भी विशेषताएं इस रूप में हम देख रहे हैं कि सारी विशेषताएं जो है ना, उसमें से अधिकांश जो हैं सब एक दूसरे में मिली जुली हैं, एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, कार्य कारण परिणाम इस रूप में वो सम्मिलित हैं। और उनमें से हमने समय थोड़ा मेरे पास कम था, तो हमने कुछ डिटेल आपको बताया है, और इसको गंभीरता से आप पढ़ेंगे। और हमने अब जो एक सार आपके समक्ष आया है पूंजीवाद का, अब हम इनके गुणों, मेरिट डिमेरिट्स पर जाएंगे अलग से दूसरी वीडियो में।